नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है, आप सबने इस न्यूज़ को सुना होगा कि इंडिया ने पहली बार रशिया के खिलाफ वोट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो हमारा हमेशा से स्टैंस रहा है उसके खिलाफ। हम सब जानते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं वहाँ पे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को अगेंस्ट में वोट करना पड़ा रशिया के? क्या है पूरा इशू, किस चीज़ को लेके ये वोटिंग थी और बाकी सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, फ्रांस, इन सब ने कैसे वोट किया, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएन का एक ऑर्गन है जिसका काम है कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन करके रखना। इसमें 24 अगस्त 2022 यानी वेडनेसडे को एक मीटिंग चल रही थी जो यूक्रेन क्राइसिस है उसको लेके। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि 24 अगस्त को यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे होता है, यानी इससे पहले ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो इंडिपेंडेंट नहीं थे तो किसके गुलाम थे? हम सबको पता है कि यूएसएसआर हुआ करता था जो 1991 में डिसॉल्व हो गया। ये जब डिसॉल्व हुआ तो इससे 15 इंडिपेंडेंट डिफरेंट कंट्रीज बनी। इन्हीं में से एक कंट्री थी यूक्रेन, और यूक्रेन इसी चीज को सेलिब्रेट करता है अपने इंडिपेंडेंस डे की तरह। तो इसी दिन चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग, और इस मीटिंग में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये पार्टिसिपेट करना चाहते थे और अपना व्यू रखना चाहते थे। ऑफ कोर्स इसका मतलब यही है कि रशिया को उल्टा सीधा कहना चाहते थे। इस चीज के लिए यूक्रेन के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में, उनने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन रशिया इसके अगेंस्ट था। दरअसल जेलेंस्की उस समय प्रेजेंट नहीं थे सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन ये वर्चुअली पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो रशिया के एम्बेसडर ने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग प्रोसीजरल वोट करा लेते हैं, उसका जो डिसीजन होगा उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए या नहीं। फिर यही होता है, इसके लिए वोटिंग होती है और इसी वोटिंग में इंडिया अगेंस्ट वोट करता है रशिया के। तो सिर्फ 2 कंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज इस फेवर में वोट करती हैं, इनको वर्चुअली पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। कौन सी थी वो 2 कंट्रीज जो नहीं चाहती थी ये पार्टिसिपेट करे? तो देखो, एक तो इसमें थी रशिया जिसने बिल्कुल इसके नेगेटिव में वोट किया। दूसरी थी चाइना जिसने ना इसके फेवर में वोट किया ना इसके अगेंस्ट में वोट किया, यानी वो कंप्लीट अब्सटेन रहा इस वोटिंग से। उसके बाद रशियन एम्बेसडर से जब पूछा गया कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि जेलेंस्की पार्टिसिपेट करे, तो उनने ये कहा कि हम उनके पार्टिसिपेशन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि हम उनके वर्चुअली पार्टिसिपेशन के खिलाफ थे। ये वर्चुअली पार्टिसिपेशन का जो प्रोसीजर है ये चलता था कोविड के टाइम पे। अभी अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो उनको यहाँ आना चाहिए था और तब पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब इंडिया से पूछा गया कि क्यों इसने इस बार रशिया के अगेंस्ट में वोट किया, तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन थे उनने कहा हमने किसी के अगेंस्ट नहीं वोट किया, हमने खाली जेलेंस्की के सपोर्ट में वोट किया कि उनको अलाउ करने देना चाहिए पार्टिसिपेशन करने के। We have not voted against anybody. It was a proposal to allow him to vote, to speak virtually, and we supported it. I think this was the third occasion that he spoke virtually. अब यहाँ सवाल ये उठता है कि रशिया ने इसमें अपने वीटो पावर का यूज क्यों नहीं किया इस सारे वोटिंग डिसीजन को ओवरटेक करने के लिए। वीटो पावर आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, इनके पास वीटो पावर है। यानी कि सारी कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर किसी चीज को लेके एग्री हैं, लेकिन इन 5 में से कोई एक कंट्री अपना वीटो पावर यूज करके उसको रोक देता है, तो भले मेजोरिटी उसके फेवर में होगी लेकिन वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यानी इन 5 में से किसी एक का भी वीटो वोट बाकी पूरे मेजोरिटी वोट को ओवर पावर कर लेता है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें से 5 होते हैं ये परमानेंट मेंबर, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, जिनका टर्म होता है 2 साल का। यानी एक बार कोई कंट्री इलेक्ट होती है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए तो वो 2 साल तक अपनी सर्विस देती है सिक्योरिटी काउंसिल में, और हर साल सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर का टर्म एक्सपायर होता है और हर साल जनरल असेंबली 5 नए मेंबर इलेक्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। यानी इस साल सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से 5 मेंबर्स का टर्म एक्सपायर होगा और यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली 5 नए मेंबर इलेक्ट करके भेजेगी सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने के लिए। दोबारा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रशिया ने वीटो पावर का यूज क्यों नहीं किया। तो देखो, रशिया ने वीटो पावर का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो वोटिंग थी ये प्रोसीजरल वोटिंग थी, यानी कोई मोशन पास नहीं हो रहा था, कोई रिजोल्यूशन पे वोट नहीं हो रही थी। सिर्फ प्रेसिडेंट जेलेंस्की का वर्चुअल पार्टिसिपेशन अलाउ किया जाए कि नहीं, इसको लेके वोटिंग थी। वर्चुअल पार्टिसिपेशन का प्रोसीजर ठीक है या नहीं है, सिर्फ इसको लेके वोटिंग थी। अगर ये कोई मोशन होता या कोई डिसीजन ले रही होती सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसमें रशिया बहुत आराम से
अपना वीटो पावर यूज कर लेता, लेकिन क्योंकि ये प्रोसीजरल वोटिंग थी, इसमें कोई वीटो पावर नहीं होती। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यूक्रेन इस समय मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। परमानेंट मेंबर्स को छोड़ के जो बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हैं अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, इंडिया। इंडिया का जो टर्म है वो इस साल एक्सपायर होने वाला है, 2022 तक ही था ये टर्म। फिर है आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें यूक्रेन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों यूक्रेन फिर चाहता था पार्टिसिपेट करना इसमें, और क्यों इसको अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने को। तो देखो रूल्स ये है ना कि अगर आप नहीं भी मेंबर हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तब भी आप इसकी जो मीटिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट नहीं होगी। यानी जो डिसीजन लिया जाएगा आप उसमें वोट नहीं कर सकते, लेकिन जो मीटिंग है उसमें आप डिस्कस कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना व्यू रख सकते हो। और ऐसा ही हुआ भी, वोटिंग के बाद जेलेंस्की को अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए और उनने इस पे पार्टिसिपेट किया। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है और वो रशिया के अगेंस्ट हो गया है? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन थे, उनने बोला है कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं थे, हम केवल जेलेंस्की को भी पार्टिसिपेट करने का, उनको अपना व्यू रखने देना चाहते थे। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और अगर मान लो इंडिया वोट करता भी रशिया के फेवर में और जेलेंस्की के अगेंस्ट में वोट करता कि इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए, तब भी होता क्या, ऐसे 15 में से 13 लोग के वोट के बाद जेलेंस्की पार्टिसिपेट किए, वैसे 12 लोग के वोट के बाद करते, मेजोरिटी फिर भी इसके सपोर्ट में ही होती। तो इस चीज का कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन ना निकाल के इस चीज को ऐसे देखना चाहिए कि एक बार फिर इंडिया ने ये दिखाया है कि ना हम यूएसए के ब्लॉक में है यानी वेस्ट के ब्लॉक में है, ना हम रशिया के ब्लॉक में यानी ईस्ट के ब्लॉक में। हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली सोवरेन है, and we have some morals, we have some stance and we are ready to defend our morals at any cost। इस चीज से ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया रशिया के खिलाफ, अब वो रशिया को छोड़ यूएसए के ब्लॉक में जा रहा है। जबकि उसी दिन यानी वेडनेसडे एक और जॉइंट एंटी रशियन स्टेटमेंट पास किया गया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जिसको 58 मेंबर्स ने यूएन के सपोर्ट किया और इस चीज को इंडिया ने सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो ये दिखाता है कि हम लोग की फॉरेन पॉलिसी कितना ज्यादा फ्री है, कोई प्रेशर नहीं है। हम जब चाहे जिसके फेवर में वोट कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात। हाल ही में जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनने अपने रैली में एस जयशंकर जी का एक वीडियो चलाया था, जिसके बाद वो कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो इंडिया की तरह। हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।